हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एड्स। एड्स बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स एक ऐसी डिजीज़ जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाता है, वो वीक हो जाता है। और एक्वायर्ड इसलिए क्योंकि हम इस बीमारी को खुद एक्वायर करते हैं और ये कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है, मतलब कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाती, तो ये कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है, इसे हम खुद एक्वायर करते हैं। और इसमें बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। अब यहाँ पे सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इस डिजीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट मेनली जिस वजह से ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि इस बीमारी का होना और इसके सिम्टम्स दिखना, उनमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। लगभग 5 से 10 साल भी उसमें लग जाते हैं। मीन्स किसी पर्सन को HIV है, एड्स है, इस बात का पता लगने में उसको सालों लग जाते हैं और तब तक वो बीमारी उसके पूरे शरीर में फैल चुकी होती है। सबसे पहले 1981 में एड्स रिपोर्ट हुई थी और अब तक एड्स से बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये रेट्रोवायरस का एक टाइप है। अब रेट्रोवायरस क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA का बना होता है और उनके पास एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस एंजाइम की वजह से ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक बार जब इनका जेनेटिक मटेरियल DNA बन गया तो ये होस्ट के क्रोमोसोम्स में जाके DNA के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो रेट्रोवायरसेस का एक टाइप है HIV। इसमें एक एनवेलप होता है जिसके अंदर RNA का जीनोम होता है। HIV का इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किसी का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, अगर ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो है उनको ट्रांसफ्यूज करो, जैसे मान लो हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जो ब्लड है अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर कोई पर्सन जो है वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स भी वो इंट्राविनसली यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू लेता है, वेन्स में इंजेक्शन लग के, उससे हो सकता है। या अगर किसी मदर को है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू उसके चाइल्ड को भी हो सकता है। ज़्यादातर इसका जो कॉमन वो है मतलब ज़्यादातर ये बीमारी जो देखी जाती है उन इंडिविजुअल्स में देखी जाती है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या ऐसे ड्रग एडिक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो इंजेक्शंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स देने के लिए, वो बार बार उस नीडल को चेंज नहीं करते। तो हो सकता है किसी पर्सन को पहले से भी वो डिजीज़ हो और वही इंजेक्शन या वही नीडल जब किसी दूसरे पे यूज़ की जाए तो उसको भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जैसे हीमोफीलिया, जिनको डिजीज होती है, जिनको बार बार खून चढ़वाने की जरूरत होती है, तो उस केस में भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। या अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है और वो डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाती, क्योंकि वैसे तो आजकल प्रेगनेंसी के दौरान ही जो डॉक्टर्स हैं वो HIV का टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं और अगर कोई लेडी HIV पॉजिटिव पाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि उसके बच्चे में ये बीमारी ना हो। बट फिर भी अगर कोई केयरलेसनेस की वजह से ध्यान नहीं देता तो मदर से बेबी में भी ये बीमारी पास ऑन हो सकती है। और सिंपली टच करने से या फिजिकल कांटेक्ट होने से जो HIV है वो कभी भी नहीं फैलता। ऐसा नहीं है कि किसी को परिवार में HIV है तो उसको परिवार से दूर कर दो, उससे गले नहीं मिलना, खाना नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट होगा, चाहे वो सीमेन के थ्रू हो, चाहे वो जो है ब्लड के थ्रू हो या प्लेसेंटा के थ्रू हो, तभी ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए जो HIV या एड्स का पेशेंट है उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और HIV का इन्फेक्शन होना और एड्स के सिम्टम्स दिखना, इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। कई बार मैंने आपको बताया 5 से 10 साल या कुछ महीने भी लग सकते हैं। मतलब उस पर्सन को खुद भी नहीं पता होता कि वो HIV से इन्फेक्टेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंटर करके हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो ये रेट्रोवायरस है, ये हमारे इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके बाहर जो एनवेलप है वो प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA का है। जब ये हमारी बॉडी के किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करके जो सेल का
सेल है उसके अंदर वायरल आरएनए चला जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये वायरस का डीएनए होस्ट के जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उसके बाद ये हमारे आसपास के दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगा और अपनी प्रोजेनी बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको कोरोना वायरस के अटैक के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जैसे कोरोना वायरस है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद एक तरह से वो बॉस बन जाता है, वो बताता है सेल को कि उसे कैसे काम करना है। तो यहाँ भी वही चीज है कि ये हमारी बॉडी के अंदर घुस के हमारे सेल्स को कमांड देगा कि उनको किस तरह से काम करना है। लेकिन काम ये कौन सा करवाएगा? अपना। मतलब हमारे सेल्स में नॉर्मली भी डीएनए की कॉपीज बन रही थी, लेकिन अब जो डीएनए की कॉपीज बनेंगी वो हमारी ना बन के आरएनए की बनेंगी, तो वायरसेस की बनेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे और फिर हर बार जो ये वायरसेस हैं ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते जाएंगे और धीरे धीरे जो ये इन्फेक्शन है हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। मीन्स हमारे ही सेल्स हैं, लेकिन हमारे सेल्स को इन्होंने इस तरह से गाइड किया कि अब वो वायरस का जीनोम हमारी बॉडी में क्रिएट करते जाएंगे, जिससे और ज्यादा वायरसेस बनते जाएंगे। तो क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में ये एंटर करते हैं तो ये वायरस हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस हैं, जो एक टाइप के WBC हैं, उनमें चले जाते हैं। वहां पर वायरस का जो आरएनए जीनोम है वो रेप्लिकेट होकर डीएनए बनाएगा, आरएनए टू डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये जो डीएनए ये होस्ट सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा और इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्ट करेगा, कमांड देगा कि वो और ज्यादा वायरस पार्टिकल्स बनाए। तो यहाँ पर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये और ज्यादा वायरस बनाते रहेंगे और इस तरह से एक पूरी HIV की फैक्ट्री बन जाएगी। इसके अलावा जो HIV है वो टी हेल्पर सेल्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टी सेल्स और बी सेल्स दो तरह के सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं। अब ये जो टी सेल्स है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं TH और एक होते हैं TC। TH होते हैं टी हेल्पर सेल्स, TC होते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो यहाँ पर जो टी हेल्पर सेल्स हैं उन टी हेल्पर सेल्स में भी HIV चला जाएगा और उनको भी कमांड देगा कि वो और ज्यादा प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस करें। फिर ये प्रोजेनी वायरसेस ब्लड के थ्रू होते हुए दूसरे टी हेल्पर सेल्स को भी कमांड देगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारे अपने सेल्स थे, जो हमारे TH सेल्स हैं, उनका नंबर तो घट रहा है, लेकिन जो वायरसेस है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जब इस तरीके से हमारी बॉडी में जो टी हेल्पर सेल्स है उनका नंबर डिक्रीज होगा और वायरस का नंबर इंक्रीज होगा, तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई नई चीज आई है। तो उसके बदलाव में हम ये देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको बार बार फीवर चढ़ेगा, डायरिया हो जाएगा, मीन्स दस्त हो जाएंगे, उल्टियां दस्त, और वेट लॉस होने लग जाएगा। इसके अलावा क्योंकि उसके हेल्पर टी सेल्स कम हो गए, इम्यून सिस्टम से जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने वाले सेल्स थे वो कम हो गए हैं, तो अब जो पर्सन है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। मतलब जो बीमारियां नॉर्मली वो सहन कर जाता था, अब वो बीमारियों से भी वो जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी ज्यादा वीक हो जाएगी कि वो अपने आप को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक जो टेस्ट यूज किया जाता है एड्स के लिए वो है एलाइजा, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे भी बोलते हैं। इस टेस्ट को जो है लेबोरेटरी में टेस्ट अवेलेबल होता है और ये टेस्ट करा के कोई भी पेशेंट जो है ये कंफर्म कर सकता है कि उससे एड्स है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एड्स के लिए जो अब सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उनमें भी टेस्ट अवेलेबल हो गया है और वहां पे भी पेशेंट की जो पहचान है उसको गुप्त रख के टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा एड्स को ट्रीट करने के लिए कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन ये ड्रग्स भी सिर्फ पार्शली इफेक्टिव है। इनसे सिर्फ पेशेंट की जो लाइफ है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन डेथ जो है वो निश्चित है, मतलब कि ये एक फैटल डिजीज है। अब क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें एक बात आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मतलब मेन चीज वही है कि पहले से ही सावधानी रखना जरूरी है। तो जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी जिनके थ्रू ये स्प्रेड होता है, हमें उनको फैलाने से रोकना है। तो इसके लिए ये है कि अगर किसी पर्सन को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बार जो है वो नई नीडल यूज की जाए और जो ब्लड उसको चढ़ाया जा रहा है उसकी भी चेकिंग करवाएं। इसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको भी अपना HIV टेस्ट करवाना चाहिए और अगर इनकेस वो पॉजिटिव पाई जाती है तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन का कोर्स उसको गाइड करते हैं वो उसको कंप्लीट करना चाहिए।
और मतलब डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस की मतलब हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। अगर किसी को पता लग जाता है तो उस चीज़ का जो है सामना करना है, उसकी हिम्मत नहीं हारनी। हमारी कंट्री में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको और इसके अलावा और भी कई सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती रहती हैं। इसके अलावा जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें भी ब्लड के जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है और अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स हैं वहाँ पर हमेशा डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज यूज़ करने की सलाह दी जाती है कि मतलब कोई भी पर्सन जो है किसी और की यूज़ की हुई नीडल या सिरिंज का इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा जो कॉन्डोम्स हैं उनको भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर कर भी रहा है, अगर उनका मेटिंग भी हो रही है तो उससे STD और इस तरह की बीमारी होने के चांसेस खत्म हो जाएं। इसके अलावा बच्चों को जागरूक किया जाता है, खासतौर से एडोलेसेंट्स को, कि वो ड्रग एब्यूज़ की तरफ ना जाएं। सेफ सेक्स किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम अपना HIV टेस्ट भी करवाया जाना चाहिए। और HIV और एड्स से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको सिंपैथी की और हेल्प की जरूरत है, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं अगर किसी को परिवार में हो गया तो उसको बिल्कुल ही जो है लोग नज़रअंदाज करने लग जाएं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये बीमारी जो है सिर्फ हैंडशेक या जो है टच करने से स्प्रेड नहीं होती और अवेयरनेस देकर ही हम इससे बच्चों को या बड़े लोगों को बचा सकते हैं। और टाइमली बचा लिया जाए तो ही ठीक है, अदरवाइज इसमें डेथ होना निश्चित है।